सिद्धांत इसमें ले रहे थे, इग्निस रॉक्स के बारे में पढ़ रहे थे कि मैग्मा के ठंडा होकर जमने से आग्नेय शैलों का निर्माण हुआ है। इनमें रवे पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें रवेदार शैलें भी कहते हैं। कि इनके जो मैग्मा के ठंडा होने से इनका निर्माण हुआ और इसमें जमने से रवे पड़ गए, और रवे पड़ने से इनको रवेदार शैलें भी कहते हैं। ये प्राचीनतम शैल है, और इस शैल का जो निर्माण है जीव जंतु एवं वनस्पति के जन्म से पूर्व इन शैलों का निर्माण हुआ था। अर्थात जब इस इग्निस रॉक की उत्पत्ति हुई थी या उसका जन्म हुआ था या इसकी रचना हुई थी या इसकी संरचना हुई थी, वो संरचना जीव जंतु एवं वनस्पति के जन्म से पूर्व इन शैलों का निर्माण हुआ। और ज्वालामुखी जो प्रक्रिया है, ज्वालामुखी प्रक्रिया से इनका निर्माण हुआ है, ये प्राथमिक एवं मौलिक शैलें कहलाती है। बाद में ना, ये ज्वालामुखी प्रक्रिया से इनका निर्माण हुआ है और ये प्राथमिक एवं मौलिक शैलें कहलाती हैं। प्राथमिक मतलब सबसे पहले इसकी रचना हुई, मौलिक ये मूल शैल है, तो ये प्राथमिक और मौलिक शैल कहलाती हैं। अब लेते हैं कि इस शैल की क्या विशेषता होती है, आग्नेय जो शैल हैं उनकी क्या विशेषता होती हैं। तो सबसे पहले तो लेते हैं कि ये रवेदार शैल हैं, इसमें रवे पाए जाते हैं। पहली जो विशेषता है कि जो आग्नेय शैल हैं उसमें रवे पाए जाते हैं, इसलिए इसको रवेदार शैल भी कहते हैं। दूसरा है कि स्तरहीन शैल होती है, इसमें लेयर्स नहीं पाई जाती हैं, इसमें कोई परतें नहीं पाई जाती हैं, ये स्तरहीन है। नंबर थर्ड जो है इसकी विशेषता है असरंध्रीस होती है, इसमें कोई रंध्र या कोई सुराख वो नहीं होता है। ये एक तरह से एक पूरा लोथा टाइप होता है। चौथी जो इसकी विशेषता है सघन एवं स्थूल होती है, इसकी जो संरचना हुई है, इसकी जो रचना हुई है वो बहुत ही सघन तत्वों से होते हैं, या अर्थात इसका जो संगठन है वो बहुत अच्छा है, तो सघन और स्थूल। पांचवी जो इसकी विशेषता है कि अपर्दन कठिनाई से होता है इसका, कि अपर्दन और अपक्षय का इस पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है और अपर्दन बहुत मुश्किल से होता है। छठी जो विशेषता है आग्नेय शैल की वो है कि इन शैलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, अर्थात जीव जंतुओं का कोई अवशेष नहीं है। कारण ये है कि जब इन आग्नेय शैल की संरचना हुई थी उस दौरान न तो पृथ्वी पर जीव जंतु थे और न कोई वनस्पति का आविर्भाव था। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि सबसे सर्वप्रथम ही इस शैल का निर्माण हुआ था या इसकी संरचना हुई थी। तो जीव जंतु और जो वनस्पति है उनका जन्म भी इस जो आग्नेय शैल है उसकी संरचना के बाद में उनका जन्म हुआ है, जीव जंतु और वनस्पतियों का। और इसका जो निर्माण हुआ आग्नेय शैलों का, इनका निर्माण तप्त एवं जो तरल मैग्मा है उसका ठंडा होने से हुआ है। जो तप्त लावा था या तरल लावा था उसका धीरे धीरे उसके ठंडे होने से इस चट्टान का निर्माण या इस जो शैल है आग्नेय शैल है उसकी संरचना हुई है, उनकी उत्पत्ति हुई है। और इसका जो डायरेक्ट संबंध है वो ज्वालामुखी क्रिया से है, कि ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा ही जो निकले हुआ जो गर्म और तप्त और तरल जो लावा था उसके ठंडे होने से इस आग्नेय शैल की रचना हुई है। तो ये इसकी 7 विशेषताएं हैं। अब आते हैं कि आग्नेय शैलों का वर्गीकरण, कि आग्नेय शैलों में भी कई प्रकार के इसमें होते हैं, इसके रंग, गठन, स्थिति, खनिजों की रचना के आधार पर ये भिन्न भिन्न प्रकार की आग्नेय शैलें पाई जाती है। तो आग्नेय शैलों का भी इन्होंने और विभाजन किया है और वर्गीकरण किया है, अर्थात इसके उप प्रकार और भी हैं। तो आग्नेय शैलों का वर्गीकरण जिसमें इनके रंग, कि इन शैलों का रंग कैसा है, तो रंग के आधार पर उनका गठन, उनके जैसे रचना कैसे हुई है, इसकी स्थिति कहाँ पर है, धरातल के ऊपर है या नीचे है, इसमें कौन कौन से खनिज पदार्थों का योगदान है। तो रंग, गठन, स्थिति, खनिज, रचना के अनुसार इन आग्नेय शैलों में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। जैसे हम लेते हैं कि उत्पत्ति की प्रक्रिया के अनुसार वर्गीकरण, कि आग्नेय शैल की जो उत्पत्ति हुई, जो इसकी ओरिजिन प्रोसेस था, उत्पत्ति की जो प्रक्रिया थी उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया है कि तरल मैग्मा के जमने से इनकी रचना हुई है, और ज्वालामुखी से जो निकला हुआ जो लावा था तो वो कभी तो धरातल के नीचे जम जाता है और कभी बाहर। तो स्थिति होगी एक तो धरातल के नीचे जमना और एक बाहर जमना।
इस आधार पर ये दो प्रकार की आग्नेय शैल होती हैं। पहला है अंतर्भेदी आग्नेय शैल। अंतर्भेदी आग्नेय शैल धरातल के अंदर ही मैग्मा ठंडा होकर जम जाता है। तो इस प्रकार की अंतर्भेदी आग्नेय शैल की संरचना हुई है, क्योंकि इस जब मैग्मा के उत्पत्ति की हुई, तरल जो तप्त मैग्मा था वो बाहर आने में, भूपटल पर आने में असमर्थ रहा और वो धरातल के नीचे ही जम गया, तो वो अंतर्भेदी हो गया। अंतर्भेदी आग्नेय शैल ये होती है। दूसरी होती है बहिर्भेदी आग्नेय शैल। ये होती है कि भूपटल के बाहर तप्त मैग्मा के ठंडा होने के जमने से इस प्रकार की शैल का निर्माण हुआ है, और वायुमंडल के संपर्क में आने पर ये शीघ्र जम जाती है। अतः इनमें रवे नहीं होते हैं, ये बहुत जल्दी या शीघ्र ही ठंडी होकर के, और इस प्रकार की जो बहिर्भेदी आग्नेय शैल है उसका निर्माण हुआ है। जबकि जो अंतर्भेदी आग्नेय शैल थी वो धरातल के नीचे ही मैग्मा के जमने से उसकी रचना हुई, लेकिन वो धीरे धीरे उस प्रक्रिया में काफ़ी समय लगा, और लगने से क्या है कि उसमें रवे नहीं बने। अस्फटिकीय शैल इनका उदाहरण है भारत के दक्कन पठार, ब्राज़ील का पठार, यूएसए का कोलंबिया पठार। तो ये इसके उदाहरण हैं। यहाँ पर ये बहिर्भेदी आग्नेय शैलें हैं कि दक्कन का जो पठार है भारत का, वो मैग्मा के बाहर निकलने से और धरातल पर आने से धीरे धीरे ठंडा होने से जमा हो गया, और इस आग्नेय शैलों की रचना हुई है। इसमें रवे पाए जाते हैं। इसी प्रकार भारत के दक्कन के पठार की तरह ही ब्राज़ील के पठार है, उसका भी इस प्रकार की आग्नेय शैलों से निर्माण हुआ है। यूएसए का जो कोलंबिया पठार है उसका भी इस प्रकार की जो बहिर्भेदी आग्नेय शैलों या तप्त मैग्मा के बाहर आने से और धीरे धीरे या ठंडा होने से जमने से इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। इसके अतिरिक्त यहाँ क्या ज्वालामुखी बम, ब्रेसिया, लेपिली, ज्वालामुखी राख, ये इसके उदाहरण ये काफ़ी पाए जाते हैं, जैसे लैकोलिथ है। तो ये अंतर्भेदी भी दो प्रकार की होती हैं। एक तो होते हैं पातालीय आग्नेय शैल, जिसमें ग्रेनाइट इसका उदाहरण है, और इसमें रवे होते हैं बड़े, क्योंकि इसका जो जमाव है पाताल में हुआ, भूपटल के बहुत नीचे हुआ इसका, इसलिए उसको पातालीय आग्नेय शैल भी कहते हैं। और इसका जो प्रमुख उदाहरण है वो ग्रेनाइट है, और इसमें रवे हैं वो बड़े होते हैं। और जो दूसरे प्रकार की जो शैल है अंतर्भेदी आग्नेय शैल है, उसमें है अधिवितलीय आग्नेय शैल। धरातलीय अवरोधों के कारण मैग्मा का दरारों